Hello student, in this lecture we are starting practical aspect on foreign currency translation as it is governed by Accounting Standard 11। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा था कि व्हाट इज़ द फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, जिसके अंदर देखा था कि व्हेन वी परचेज द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, दैट इज इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स, इन दैट केस वी हैव टू मेक द पेमेंट इन डॉलर्स, मीन्स अदर देन इंडियन करेंसी। सेम अगर हम लोग देखते हैं कि व्हेन वी एक्सपोर्ट द गुड्स and what we receive from other country, that is again in dollar, or we can say other than Indian currency. But while recording that transaction in India, we have to record in Indian rupees, not in dollars। ठीक है, तो इस में हम लोग थोड़ा सा बेसिक जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे, जो हम लोगों ने 11th के अंदर सीखा था। जैसे हम लोग जब कोई भी जर्नल एंट्री पास करते हैं, जब भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हमेशा हमारा जो एंगल होता है वो होता है कि वी आर द बिजनेस, वी आर द कंपनी, हम कंपनी है। और जो भी जर्नल एंट्री हम पास करना है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करना है। अब एग्जाम्पल के लिए कंपनी यहाँ पर खड़ी है। जब कंपनी गुड्स परचेस करेगी तो गुड्स कमिंग इनटू द कंपनी, बराबर। और जब कंपनी गुड्स सोल्ड करेगी तो गुड्स गोइंग फ्रॉम द कंपनी। ये एंगल याद रखो। मीन्स व्हेन कंपनी परचेजेस द गुड्स, तो गुड्स कम्स इन है, गुड्स कम्स इन, बराबर। और व्हेन द कंपनी सेल्स द गुड्स, तो गुड्स गोज आउट है फ्रॉम द कंपनी। तो जैसा हमको पता है कि एज पर द रियल अकाउंट रूल, बराबर, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट, एज पर रियल अकाउंट रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन्स when the things come into the business, so that things will be debited in the books of account, or credit what goes out, when the things goes from the company, so that things will be credited into the company। ठीक है। अब यहाँ देखिए परचेजेस, the goods comes in है, तो इस केस में गुड्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। और गुड्स सोल्ड मीन्स गुड्स गोइंग आउट है, तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक चीज़ जो आपके दिमाग में बैठ गया कि वाइल पासिंग द जर्नल एंट्री ऑलवेज थिंक फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, नेवर फ्रॉम द अदर पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू। वी आर द कंपनी, तो व्हेन वी परचेज द गुड्स, तो गुड्स कम्स इनटू द कंपनी, तो गुड्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। और व्हेन द गुड्स गोज फ्रॉम द बिजनेस, तो गुड्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। दूसरी चीज, जब लोग गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं ऑन क्रेडिट पे, तो क्रेडिट का मतलब होता है कि we have to make the payment, means we will make the payment after some times, or we will receive the payment after some times, that is on credit, उधारी पे। तो उस केस में पेमेंट आना बाकी है, पेमेंट देना बाकी है,
तो हम जिससे पेमेंट लेना है और जिसको हमको पेमेंट करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, पार्टी का नाम इंडिकेट करना पड़ता है, पार्टीज नेम। मतलब इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन वी हैव टू डेबिट और वी हैव टू क्रेडिट द पार्टीज नेम अकाउंट। वैसे यहाँ पे गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, तो गुड्स अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टीज अकाउंट, और गुड्स सोल्ड मीन्स गुड्स गोइंग आउट, तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट में क्या आएगा, पार्टीज अकाउंट। अगर आपको याद है तो पर्सनल अकाउंट जो होता है दैट इज द अकाउंट ऑफ लिविंग पर्सन और लीगल पर्सन। तो यहाँ पे पार्टी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर अ पर्सन हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द कंपनी, रिसीवर जो होता है वो कहाँ आता है, डेबिट साइड में, और जो गिवर होता है टू द कंपनी वो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। जैसे यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर महेश, तो गुड्स कम्स इन, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, और महेश इज गिवर ऑफ द गुड्स, तो ही इज ए गिवर, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर महेश, तो यहाँ गुड्स गोइंग आउट है, तो गुड्स अकाउंट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, और सोल्ड टू महेश है तो महेश इज द रिसीवर, तो महेश अकाउंट विल बी द डेबिटेड। तो इस तरह से अगर आप देखो तो परचेस की एंट्री और सेल्स की एंट्री ऑन क्रेडिट बेसिस पे किस तरह से पास करते हैं। फिर से एक बार दोनों रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को कंबाइन करके देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है। तो गुड्स रियल अकाउंट है, गुड्स परचेज, तो कंपनी के अंदर गुड्स कम्स इन हो रहा है, तो गुड्स कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। परचेज फ्रॉम मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए क्या है, रियल अकाउंट है, तो मिस्टर ए से गुड्स परचेज किया, तो मिस्टर ए क्या है, गिवर है, तो इसको कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो एंट्री कैसा बनेगा, गुड्स कम्स इन है तो गुड्स अकाउंट डेबिटेड, एंड हु इज द गिवर, मिस्टर एज अकाउंट, मिस्टर एज अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जेड, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स क्या है आपका, रियल अकाउंट है, और एक गोज आउट है फ्रॉम द कंपनी, तो कहाँ जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में। सोल्ड टू मिस्टर जेड है, तो जेड कौन हो गया आपका, रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो एंट्री मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग परचेस करते हैं तो गुड्स की जगह पे आप परचेजेस वर्ड यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है, और जब हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं तो गुड्स की जगह पे सेल्स वर्ड यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये परचेस की एंट्री हो गई और ये सेल्स की एंट्री हो गई। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, अब ये कौन सा अकाउंट है, ये है एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स अकाउंट। और आपको पता है कि एक्सपेंसेस और इनकम कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट।
तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से व्हेन देयर इज़ ए लॉस और एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, तो दैट लॉस और एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और व्हेन देयर इज़ अ गेन, ये था लॉस और एक्सपेंसेस, व्हेन देयर इज़ अ गेन और प्रॉफिट टू द कंपनी, दैट प्रॉफिट और गेन विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो इसका मतलब अगर कंपनी को लॉस हो रहा है उस किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो कंपनी एफ को डेबिट साइड लिखेगी। एफ अकाउंट विल कम ऑन द डेबिट साइड इफ देयर इज ए लॉस, और इफ देयर इज ए गेन और इनकम टू द कंपनी फॉर एनी पेमेंट फॉर एनी रिसिप्ट, तो एफ अकाउंट विल बी credited if there is a gain। ठीक है, तो अभी याद रखना है कि एफ अकाउंट जो होगा वो कब यूज़ होगा, जब कंपनी को प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दिया। अब हम लोग मेन सम पे आते हैं कि सम को हम लोगों को किस तरह से करना है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मास्टर सम के टाइप में बनाया हुआ है, आप सभी लोग ध्यान दो तो आपको पता चल जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की जनरेटी किस तरह से पास करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो मैंने टाइप 1 क्वेश्चन तैयार कर दिया है, व्हेन द गुड्स आर इम्पोर्टेड। ठीक है, मतलब हम इंडिया में हैं, ठीक है, ये यहाँ पर हमारी कंपनी है और हम गुड्स परचेज कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से। एरो पे आप ध्यान दीजिए, सही कि नहीं। तो आउट ऑफ कंट्री से हम लोग जब गुड्स परचेज कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द इंडिया। तो मैंने टाइप 1 जो बनाया है कि व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड, कि हमने गुड्स परचेज किया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो अब इस केस में हमको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक द पेमेंट लेटर डेट। अब याद रखिए, ठीक है। अब चालू करते हैं। इसके अंदर आप लोगों को कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला है, फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स $10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रैक्स एंड कंपनी, बराबर। डेट है 1 जनवरी 2017 को हमने, मतलब हमारी इंडियन कंपनी है, गुड्स को इंपोर्ट किया फ्रॉम रैक्स एंड कंपनी से ऑन क्रेडिट पे। तो जैसे बताया कि गुड्स परचेज किया हुआ है, तो एंट्री क्या बनेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ऑन क्रेडिट है तो पैसे हमको बाद में देने हैं। तो मैंने बताया कि जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टी का नाम लिखते हैं। तो पार्टी का नाम है रैक्स एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। अब जैसे बताया था कि हम जब इंडिया में अकाउंट्स लिखते हैं तो डॉलर में हमको नहीं लिखना है, हमको इंडियन करेंसी में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, तो $10,000 तो है, ठीक है, लेकिन $1 इक्वल टू 50 रुपीज़ है। तो इसका मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10,000 इंटू 50, तो 5 lakhs का गुड्स हमने परचेज किया, तो इंडियन करेंसी हो गया 5 lakhs, ठीक है। तो हमने गुड्स परचेज किया 5 lakhs में, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये आपका हो गया व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड।
अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिमाग में डाल देना है कि जब हम लोग गुड्स इंपोर्ट किए उस समय $1 का रेट क्या था। तो $1 का रेट था 50 रुपीज़। तो इसी को अब हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ माई इनिशियल रेट। तो अगली बार जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो 50 के रेट को देखते हुए पेमेंट करेंगे। अगर 50 से ज़्यादा रेट हो गया होगा उस समय $1 इक्वल टू, तो हमको लॉस हो जाएगा क्योंकि हमको पैसे देने हैं। और 50 से कम रेट पे पेमेंट करना है तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वी आर इन इंडिया एंड वी आर परचेसिंग द गुड्स, तो लेटर ऑन वी हैव टू मेक द पेमेंट। If you are going to make the payment more than the 50 rupees, it means there is a loss, or you are going to make the payment less than 50 means there is a gain to the company। ठीक है, तो इनिशियल रेट पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं 28 जनवरी 2017 को फॉर पेमेंट ऑफ $4,000, $1 इक्वल टू 52। तो आज हमको आउट ऑफ 10,000 पार्ट पेमेंट करना है $4,000 का। तो अब पेमेंट करना है तो हमारे पास से पैसे जाएंगे। अब पेमेंट करते समय अगर आप देखो तो $1 इक्वल टू 52 हो गया है और हमारा इनिशियल रेट कितना था 50। तो सीधा सीधा हमको $2 का मतलब 50 से 52 हुआ तो हमको पर डॉलर 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अब जैसे हम लोग पेमेंट 4,000 इंटू 50 करते तो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस होता, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं 4,000 इंटू 52 कर रहे हैं, तो सीधा सीधा हमको 2 रुपीज़ पर डॉलर लॉस हो रहा है। तो मैंने पहले बताया कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो FAF अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर। अगर लॉस होता है तो FAF अकाउंट विल बी डेबिटेड। एक सिंपल से एक एंट्री पास कर लेते हैं पेमेंट की। देखो, रैक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और हमको पैसे देने हैं टू बैंक अकाउंट। अब रैक्स एंड कंपनी को जो पेमेंट करना था इनिशियल रेट के हिसाब से करना था, $4,000 इंटू 50। लेकिन आप देखो तो हम पेमेंट कर रहे हैं $4,000 इंटू 52 के हिसाब से, तो सीधा सीधा यहाँ पे 2 रुपीज़ पर डॉलर का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट हमको डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज हमको लॉस हो रहा है। तो 4,000 इंटू 2, ठीक है। तब यहाँ पर 4,000 इंटू 50 2 lakhs, 4,000 इंटू 2 8,000, और हमने जो पेमेंट किया 4,000 इंटू 52 मतलब 2,08,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 8,000 का लॉस हुआ। बीइंग पेमेंट मेड एंड लॉस रिकॉर्डेड, ठीक है। पेमेंट किया और लॉस हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब याद रखना इनिशियल रेट दिमाग में रखो, जब भी पेमेंट करना है तो हमको इनिशियल रेट दिमाग में लाना पड़ेगा। फिर 14 Feb 2017 को हमने पेमेंट किया $1,500 का, और उस समय $1 इक्वल टू हो गया 47। और देखा जाए तो हमको पेमेंट 50 के हिसाब से करना था लेकिन 47 के हिसाब से ही करना पड़ रहा है, तो सीधा सीधा कंपनी को $3 का प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहाँ पे FAF अब कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो जैसा हमको पता है कि हमारी जो सिंपल एंट्री बनती है पेमेंट की, पार्टी टू बैंक बनता है, मतलब रैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बनेगा। लेकिन आज FAF अकाउंट मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट कहाँ चला जाएगा,
क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखो कि जब भी बैंक के सामने आपको पेमेंट मतलब अमाउंट लिखना है तो आपको पेमेंट डेट के दिन रेट क्या है उसके हिसाब से लिखना है। तो 1500 इंटू 47, 70,500 लेना है। ठीक है, और पार्टी के सामने जब भी आपको लिखना है उस समय जो इनिशियल रेट था उसके हिसाब से लिखना है। तो 1500 इंटू 50 ये हो गया 75,000। और एफ के सामने जो डॉलर में डिफरेंस आया 50 और 47 में $3 का डिफरेंस है। तो 1500 इंटू 3 4,500। ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड एंड गेन रिकॉर्डेड। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए 31 मार्च 2017 फॉर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स $1 इक्वल टू 55। 14 फेब के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था 15 जून को। लेकिन अगर आपको पता है कि 14 फेब और 15 जून के बीच में कंपनी अपने अकाउंट को क्लोज करती है। जैसा फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से मार्च, तो अप्रैल टू मार्च में 31 मार्च को कंपनी को अपने अकाउंट को बंद करना होगा। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया फॉर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। तो उस समय अगर आप देखो तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि हमने $10,000 का गुड्स इंपोर्ट किया था, उसमें से $4,000 का पेमेंट हो गया तो $6,000 बचा। फिर $1,500 का पेमेंट हो गया तो कितना बचा, देखो ध्यान से। 10,000 में से फर्स्ट पेमेंट किया हमने $4,000 का, फिर पेमेंट किया 1,500 का, तो अब बच गया $4,500 का पेमेंट बाकी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैलेंस डॉलर है, बैलेंस $4,500। ठीक है, अब कंपनी जब वो बैलेंस शीट बना रही है तो उस बैलेंस शीट में उसने यह देखा कि मुझे पेमेंट करना बाकी है $4,500 और इनिशियल रेट है 50 का। लेकिन जब उसने मार्केट में क्लोजिंग रेट देखा, क्लोजिंग डेट पे रेट क्या है तो 55 का हो गया। तो 50 से 55 हो गया, $5 इंक्रीज हो गया, एप्रिसिएट हो गया। तो सीधा सीधा क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब हमको फ्यूचर में पेमेंट ज़्यादा करना होगा। तो $5 का लॉस हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑन 31 मार्च को। उसको बोलते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस डॉलर। तो बैलेंस डॉलर है 4,500 जिसका इनिशियल रेट है $50। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग डेट पे रेट हो गया 55 का। तो यहाँ पे $5 का कंपनी को लॉस हो रहा है क्योंकि बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पेमेंट करना इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी को लॉस हो रहा है। तो कंपनी को जब लॉस हो रहा है तो एफईएफ अकाउंट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और फ्यूचर में रैक्सन कंपनी को पेमेंट हमको करने होंगे ज़्यादा, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई। कितने से बढ़ गई, $4,500 जो बैलेंस डॉलर है और $5 बढ़ गया। तो 4,500 इंटू 5 मतलब 22,500 क्रेडिटर्स की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई। क्रेडिटर्स की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई मतलब कंपनी को लॉस हो गया। तो बीइंग लॉस ऑन revaluation on
बैलेंस डॉलर रिकॉर्डेड। बराबर, ये हो गया। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी 31 मार्च आएगा तो हमारे जो बैलेंस डॉलर होंगे, बैलेंस डॉलर मतलब 10,000 में से 4,000 का पेमेंट हो गया, 1,500 का पेमेंट हो गया, तो बैलेंस डॉलर रह गया 4,500। उसका रीवैल्यूएशन करते समय एप्रिसिएट या तो डेप्रिसिएट होगा। अगर एप्रिसिएट हुआ क्योंकि हमको पेमेंट करना है तो एप्रिसिएट का मतलब कंपनी को लॉस होगा, और डेप्रिसिएट होगा तो कंपनी को क्या हो जाएगा, गेन। ठीक है, अब देख रहे हैं कि कंपनी ने एफ अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया है मतलब लॉस, एफ अकाउंट क्रेडिट किया है मतलब कंपनी को गेन, एफ अकाउंट डेबिट किया है कंपनी को लॉस। तो दो लॉस है और एक गेन है। तो एक्चुअल में कंपनी को लॉस हुआ कि गेन हुआ, मतलब नेट लॉस हो रहा है कि नेट गेन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एफ अकाउंट। तो अगर आपको समझना है तो एक छोटा सा लेज़र अकाउंट हम लोग बना सकते हैं एफ का। और एफ का लेज़र अकाउंट कैसा बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एफ अकाउंट। अब देखो यहाँ पर एफ अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट को कवर किया तो टू बैंक, अमाउंट लिखेंगे 8,000। डेट है टू बैंक अकाउंट 8,000। फिर एफ क्रेडिट में है तो एफ के क्रेडिट में लिखेंगे 14/5/07 बाय रैक्स एंड कंपनी अकाउंट, लेकिन अमाउंट एफ का ये होगा 4,500। फिर है एफ टू रैक्स एंड कंपनी 31 मार्च को, तो 31 मार्च को टू रैक्स एंड कंपनी 22,500। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल मारिए लेज़र अकाउंट का, तो 8,000 और 22 30,500 30,500। अब उसमें से 4,500 चला गया, 30,500 में से 4,500 गया, ये हो गया 26,000। ठीक है, तो 31 मार्च को हमने टोटल मारा, तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या होना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू एफ अकाउंट। तो यहाँ पे अब हम एंट्री पास कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट। अमाउंट था 26,000 being एफ अकाउंट ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म कर दिया, देखा जाए तो 2016 और 17 ख़त्म हो गया। अब हम लोग 17 और 18 में आ गए। अब जब हम लोग न्यू फाइनेंशियल में आते हैं तो हमारा देखा जाए तो इनिशियल रेट 50 का था, लेकिन जैसे आपने 31 मार्च को बैलेंस डॉलर को रीवैल्यूट किया
55 के साथ में आपने क्या किया, रीवैल्यूड किया। तो अब जो इनिशियल रेट होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो हो जाएगा $1 इक्वल टू 55। मतलब यही क्लोजिंग रेट अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट हो जाएगा। पुराना इनिशियल रेट आपको भुला देना है। अब देखो 15 जून को फॉर पेमेंट ऑफ रिमेनिंग डॉलर, तो रिमेनिंग डॉलर कितना है, 4500 है। उसका पेमेंट करना है 52.50 के हिसाब से, और आपका इनिशियल रेट है 55, तो पेमेंट करना है कम, तो कंपनी को गेन हो रहा है, तो एफ अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। तो एंट्री पास करेंगे, रेक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू एफ अकाउंट। ठीक है। अब बैंक के सामने आज जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो रेट क्या है, 52.5 का। पार्टी के सामने हमेशा इनिशियल रेट, लेकिन अब इनिशियल रेट कितना हो गया, 55 का, और एफ के सामने जो डिफरेंस होता है 55 और 52.5 का डिफरेंस, देखिए 55 माइनस 52.5 का डिफरेंस, तो कितना हो गया 2.5, यहाँ पे 2.5 का। तो रैक्स एंड कंपनी के सामने 4500 इंटू 55, 2,47,500, 4500 इंटू 52.5, 2,36,250, और यहाँ पे 4500 इंटू 2.5, 11,250। ठीक है। बीइंग पेमेंट मेड एंड गेन रिकॉर्डेड। ठीक है। अगर आप देखो तो 15 जून को हमने पूरे पेमेंट कर दिए, हमने अपना अकाउंट ख़त्म कर दिया। $10,000 से शुरू किया था, उसमें से सबसे पहले हमने $4,500 का पेमेंट किया, फिर 1,500 का पेमेंट किया, फिर अभी $4,500 का पेमेंट किया। इसका मतलब रैक्स एंड कंपनी को एक भी पैसे देने नहीं बाकी है। अब 31 मार्च 2018 को, मतलब नए फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट पे हमको फिर से अकाउंट बंद करना पड़ेगा। तो फॉर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, और उस दिन $1 इक्वल टू 60 हो गया है। तो जैसे बताया कि जब भी क्लोजिंग डेट आता है तो हमको दो एंट्री पास करनी होगी। एक जो डॉलर बैलेंस है उसको रीवैल्यूट करना है, और एफ अकाउंट का नेट बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो आज के डेट में हमारा कोई भी डॉलर बैलेंस नहीं है, तो हमको रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं करनी है। अब नए फाइनेंशियल ईयर में एफ अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो नए फाइनेंशियल ईयर में यही एक एंट्री है जिसमें एफ का बैलेंस है क्रेडिट में, बराबर। तो नए फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट साइड में जाके जो एंट्री पास होगा वो है हमारा डेट 15 जून 2017 बाय रैक्स एंड कंपनी अकाउंट। तो रैक्स एंड कंपनी है तो एफ का ही अमाउंट लिखते 11,250, क्योंकि हम एफ अकाउंट बना रहे हैं तो उसका ही अमाउंट लिखा जाता है। अब इसको बंद कर दो, 11,250। तो जो बैलेंस आ रहा है 31 मार्च 18 को, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 11,250। ठीक है। तो एंट्री क्या बन रहा है, एफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे एफ मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,250, 11,250 being FEF account transfer।
ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सम को पूरा किया। तो अगर आप देख रहे हो तो जब पहली एंट्री पास होती है तो पहली एंट्री में जो रेट बनता है वो इनिशियल रेट, तो बाद में पेमेंट करते समय हमको इनिशियल रेट के साथ में कंपेयर करना पड़ता है। अगर पेमेंट ज़्यादा करना है तो लॉस हुआ तो एफ अकाउंट विल बी डेबिटेड, और कंपनी को गेन हुआ तो एफ अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जब हम लोग पेमेंट कम करते हैं, कम मतलब उस समय डॉलर का रेट डाउन हो गया है। और 31 मार्च को हमको याद से बैलेंस डॉलर को रीवैल्यूट करना पड़ता है और एफ अकाउंट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है नेट इफेक्ट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो इस क्लिप में हमने देखा कि व्हेन द गुड्स आर इम्पोर्टेड, ठीक है, और साथ साथ में हमने थोड़ी सी जनरेंट्री, जो बेसिक जनरेंट्री होती है, उसको भी मैंने बता दिया। दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, इस क्लिप को देखने के बाद आपको फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन चैप्टर अच्छे से आने लगेगा। मैं एक मिशन पे लगा हुआ हूँ। मैं उन बच्चों की मदद करना चाहता हूँ जो किसी भी कारणवश पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं। तो उन तक एक क्लिप आप लोग ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको कुछ हेल्प हो जाए, वह भी अपने लाइफ में अपने करियर को अपने एक अच्छे ऊंचाई पर ले जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। हैव अ नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।